एक्सेल में स्पेलिंग करेक्ट का ऑप्शन। देखिए स्पेलिंग अगर हम वर्ड में काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो वर्ड गलत होता है एमएस वर्ड में, उसके नीचे एक रेड अंडरलाइन आ जाती है। इसका मतलब ये है कि वो गलत स्पेलिंग को हाईलाइट कर रहा है। लेकिन एक्सेल में इस टाइप से कोई भी ऑप्शन नहीं होता है कि अगर आपने कोई स्पेलिंग गलत लिखी है तो उसके नीचे कोई रेड अंडरलाइन आ जाए। एक्सेल में आपको खुद ही पता करना होता है कि कौन सा वर्ड आपने गलत लिखा है। उसके लिए हम या तो रिव्यू मेनू में स्पेलिंग वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं या फिर इसका शॉर्ट कमांड F7 को यूज कर सकते हैं। रिव्यू मेनू में प्रूफिंग ब्लॉक में आपको मिलेगा स्पेलिंग का ऑप्शन। हम स्पेलिंग ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए, आप अगर किसी भी वर्ड को अगर यहाँ पे करेक्ट करना चाहते हैं तो कंप्यूटर में जो भी डेटा दिया गया है आपकी उस एक्सेल शीट में, तो यहाँ पे वो गलत वर्ड को हाईलाइट करता है और उसके लिए सजेशन से कुछ वर्ड दे देता है। यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स में आप देखेंगे कि हमारा जो ये हिस्ट्री लिखा हुआ है, ये स्पेलिंग एक्सेल शीट में उसकी डिक्शनरी में ये वर्ड गलत है, तो उसने आपको सजेशन में कोई दूसरा वर्ड दिया है कि आप क्या लिखना चाह रहे थे। जैसे हमें यहाँ पे हिस्ट्री वर्ड जो है वो यहाँ पे सही दिखाई पड़ रहा है। अब अगर हम हिस्ट्री वर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो सजेशन से ये हिस्ट्री वर्ड को हम ले लेंगे और यहाँ पे चेंज का ऑप्शन जो दिख रहा है, हम चेंज पे क्लिक कर देंगे। देखिए अगर यह वर्ड बार बार एक्सेल की शीट में रिपीट होता है तो आप चेंज ऑल का ऑप्शन ले लें, ताकि क्या है वो उसको सबको एक साथ चेंज कर देगा। और अगर सिंगल ही है, एक ही बार है, तो आप उसको चेंज करें। नहीं तो अगर बार बार आपके पास अगर ये वर्ड आता है तो उसको बार बार अगेन आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से इसको चेंज किया तो ये वर्ड यहाँ से चेंज हो गया। इसके अलावा कोई भी वर्ड आपको ऐसा लगता है जो करेक्ट नहीं है तो आप उस वर्ड को सेलेक्ट करके रखेंगे। ये जैसे हमने यहाँ पे इंग्लिश वर्ड भी हमें गलत दिख रहा है, हम या तो F7 या फिर स्पेलिंग वाला ऑप्शन ले लेंगे। तो देखिए दो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो चेंज और दूसरा है इग्नोर। अगर आप इग्नोर वंस पे क्लिक करते हैं तो इस वर्ड को कंप्यूटर सही मान लेगा, एक्सेल की शीट इसको सही मान लेगा। इसका मतलब ये है कि आप इसको चेंज नहीं करना चाहते। और इग्नोर्स ऑल का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ये वर्ड कई बार है और आप इसको इग्नोर ऑल पे क्लिक कर देते हैं तो ये आपको बीच में एरर नहीं देगा। दो ही ऑप्शन है, या तो इग्नोर या फिर चेंज। अगर आपको लगता है कि ये वर्ड गलत है तो आप सजेशन से वर्ड ले लें। अभी देखिए यहाँ पे एक ही वर्ड दिया हुआ है, अगर आप चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से इग्नोर कर देंगे तो इग्नोर का मतलब ये है कि वो स्पेलिंग सही है। और दूसरा है कि अगर कोई नया वर्ड अगर आप इसकी डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से जो भी वर्ड, जैसे कई बार क्या होता है, ये नाम की स्पेलिंग को भी गलत बताता है। नाम की स्पेलिंग बेसिकली गलत नहीं होती है, लेकिन उसकी डिक्शनरी में वो वर्ड नहीं है, इसलिए वो उसको गलत बताता है। तो अगर कोई नाम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उस वर्ड को आप ऐड टू डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे पास जैसे हमारे पास साइंस लिखा हुआ है, साइंस ये एक वर्ड गलत दिखा रहा है। यहाँ पे सजेशन से कई सारे वर्ड दिए हैं, आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज पे क्लिक कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। और ये कंटिन्यू देखिए, इस तरह से आपको एक एक वर्ड चेंज करता जाएगा और आपको सजेशन से दूसरा वर्ड दे देगा। देखिए ये देखिए नाम की स्पेलिंग को ये रॉन्ग बता रहा है, लेकिन हमारी जो स्पेलिंग है वो सही है। और अगर आप चाहते हैं कि इस वर्ड को हम इस डिक्शनरी में ऐड कर दें तो आप इसकी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड इसकी डिक्शनरी में, एक्सेल की डिक्शनरी में नहीं है। तो इस तरह से आप अगर चाहें तो चेंज करें, आप चाहें तो इसकी डिक्शनरी में ऐड करें, या फिर आप इस नाम को इग्नोर कर दें। तो इग्नोर करने के बाद आपके पास हर एक वर्ड का सजेशन में वर्ड आता जाएगा। आप चाहें तो वो दूसरा वर्ड ले लें, चेंज कर दें, या फिर आप उसको इग्नोर कर दें। तो ये था हमारा स्पेलिंग का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, क्योंकि एक्सेल में कई बार स्पेलिंग मिस्टेक की समस्या रहती है, वो आपको इस तरह से ही चेंज करनी है। एक्सेल में किसी भी डेटा के लिए कमेंट कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे कमेंट यानी उस डेटा के लिए अलग से कुछ टाइप करना, कुछ लिखना।
जो उस शीट में आपको दिखाई ना दे। आप अलग से उसको हाइड करके रखना चाहते हैं तो हम वो कमेंट ऑप्शन में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक मार्कशीट बनी हुई है। मार्कशीट में स्टूडेंट के मार्क्स दिए गए हैं, टोटल परसेंटेज है, डिवीज़न दे हैं। किसी में बच्चे ने अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो हम उसके बारे में कुछ अच्छा कमेंट दे सकते हैं। किसी में डाउन गया है, उसके मार्क्स कम आए हैं, तो हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि इसमें आप थोड़ी सी मेहनत और करें। तो ये सारी चीज़ें हम कमेंट के रूप में दे सकते हैं। देखिए रिव्यू टैब में आपको यहाँ पे न्यू कमेंट का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ से आप कमेंट दे सकते हैं पर्टिकुलर किसी भी डेटा के लिए, या फिर आप किसी भी कमेंट को यूज़ करने के लिए राइट क्लिक करके भी इंसर्ट कमेंट वाला ऑप्शन ले सकते हैं कि आपको जो भी कमेंट देना है आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कुछ कमेंट जो दिए गए हैं, देखिए इस तरह से आपको कमेंट दिखता है। जब भी हम किसी के लिए कमेंट देते हैं तो वहाँ पे एक रेड मार्क आपको शो करता है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई ना कोई कमेंट यूज़ किया गया है। जैसे कमेंट कैसे यूज़ करते हैं पहले वो देखते हैं। जैसे इस बच्चे की इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ्स में अच्छे हैं लेकिन साइंस में थोड़ा डाउन गया, हिस्ट्री में थोड़ा डाउन, कंप्यूटर में और डाउन गया, तो हमने यहाँ पे कमेंट दिया है मोर वर्क हार्ड इन हिस्ट्री, मोर वर्क हार्ड इन कंप्यूटर। और टोटल डिवीज़न उसका जो है फर्स्ट डिवीज़न बना है, परसेंटेज भी 60 बने, तो हमने गुड दे दिया। इस तरह के और भी कमेंट अगर आप देना चाहें किसी स्टूडेंट के लिए तो आप दे सकते हैं। जैसे इस स्टूडेंट की हिस्ट्री में मार्क्स थोड़े से कम है और उसका डिवीज़न भी अच्छा नहीं बना है, तो हम टोटल पे भी दे सकते हैं, या पर्टिकुलर किसी में सब्जेक्ट में उसके ज़्यादा ही कम है तो हम उसके लिए भी अलग से कमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे हम इस टोटल मार्क्स के ऊपर देते हैं कमेंट। यहाँ से हमने कमेंट ऑप्शन खोला, ये कमेंट बॉक्स खुल जाता है। यहाँ पे हमें इसको और वर्क हार्ड के लिए कहना है तो आप यहाँ पे उसको और कह सकते हैं। टोटल हम खाली वर्क हार्ड लिख सकते हैं, वर्क हार्ड इन ऑल सब्जेक्ट। ये इस तरह से हम कमेंट दे सकते हैं। अब जैसे ही हम किसी और दूसरे सेल पे क्लिक करेंगे तो पहले वाला कमेंट उस सिर्फ एक मार्क रह जाता है, रेड मार्क, जो आप उस सेल के साइड में देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई कमेंट यूज़ किया। इसी तरह से और भी अगर हमें कमेंट देने हैं टोटल परसेंटेज के ऊपर, ग्रेड के ऊपर, या पर्टिकुलर एक एक मार्क्स के ऊपर भी हम उसको कमेंट दे सकते हैं। जैसे किसी बच्चे का अच्छा परफॉर्मेंस गया है तो हम उसको अच्छा परफॉर्मेंस के लिए हम यहाँ पे उसको कमेंट दे सकते हैं। राइट क्लिक करके भी हम कमेंट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको दे सकते हैं जैसे बेस्ट परफॉर्मेंस। और अगर आप चाहें कि कमेंट आपका छोटा है तो इस कमेंट बॉक्स को आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। इस तरह से कमेंट बॉक्स छोटा या बड़ा इस तरह से किया जा सकता है। अगर कमेंट आपको बहुत कुछ लिखना है तो आप उस बॉक्स को बड़ा भी बना सकते हैं या छोटा भी बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मार्क आ जाता है। इसी के साथ आप और भी जो कमेंट देना चाहते हैं वो हम हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग कमेंट दे सकते हैं। जैसे हमने इस स्टूडेंट के लिए एक्सीलेंट दे दिया, और इस तरह से ये कमेंट ऐड हो जाता है। किसी में अगर आपको लगता है कि किसी बच्चे के मार्क्स किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कम है तो आप उसमें लिख सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 79% फर्स्ट डिवीज़न है, लेकिन कुछ में जैसे उसकी हिस्ट्री में थोड़े से मार्क्स कम दिखते हैं और मैथ्स में भी कम है थोड़ा। अगर इन दोनों में इम्प्रूवमेंट हो जाता तो थोड़ा सा उसका परसेंटेज हाई चला जाता। तो हम यहाँ पे उनके लिए कुछ अलग से कमेंट पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं। बेस्ट बट मोर वर्क हार्ड इन कंप्यूटर। इस तरह से हम उस सब्जेक्ट वाइज भी उसको कमेंट दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे जैसे इस बच्चे ने हिंदी में अच्छे मार्क्स लाए हैं तो हमने पर्टिकुलर हिंदी के लिए दे दिया बेस्ट या वेरी गुड, ऐसे कुछ भी हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए भी हम यहाँ पे कोई कमेंट दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो भी कमेंट है वो आप कमेंट अलग अलग डेटा के हिसाब से दे सकते हैं। यहाँ पे हमने देखिए कई जगह पे हमने कमेंट ऐड करे हैं। अगर आप ये कमेंट सारे शो करना चाहते तो शो ऑल कमेंट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये देखिए सारे शो हो जाएंगे। जहाँ जहाँ पे भी कमेंट दिए गए हैं, क्या कमेंट दिए हैं, वो सारे आप शो कर सकते हैं इस तरह से।
और उसके बाद अगर हम हाइड करना चाहें इनको तो वापस हाइड कर सकते हैं। इसी पे क्लिक कर दीजिए, वापस हाइड हो जाएंगे। हाइड करने हैं, उस पे से हाइड करना है, शो करना है तो पर्टिकुलर आप उसको शो करना चाहें तो शो कर सकते हैं। उसमें कुछ भी एडिट करना है, करेक्शन करना है तो एडिट पे क्लिक करेंगे तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे जो भी आपके पास कमेंट दिए गए हैं, अगर आपको पहले वाले कमेंट और बाद वाले कमेंट को देखना है तो हम नेक्स्ट करेंगे तो बाद वाले कमेंट में आ जाएंगे, एक के बाद एक कौन सा कमेंट दिया गया है वो दिखता जाएगा। या प्रीवियस करेंगे तो पहले वाले कमेंट में जाते जाएंगे, कौन कौन से कमेंट हमने पहले दिए थे। उसमें कुछ एडिट करना है तो एडिट का ऑप्शन है, और अगर हम चाहें कि इस कमेंट को हम डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे ये कमेंट हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, अगर हमें इसके बदले कोई दूसरा कमेंट देना है तो एडिट कर सकते हैं, और अगर हटाना है उसको कमेंट को तो हम हटा सकते हैं। तो वन बाय वन अगर आप कमेंट को डिलीट करना चाहें तो यहाँ से उस पर्टिकुलर कमेंट को सेलेक्ट करें और उसको डिलीट कर दें। इस तरह से वो मार्क जो है डिलीट करने से वो हट जाता है। तो इस तरह से कोई भी डेटा पे अगर आप कमेंट यूज़ करना चाहते हैं तो उसको कमेंट दे सकते हैं। वो आप देंगे रिव्यू मेनू में न्यू कमेंट के ऑप्शन से। उसमें सारे कमेंट शो करना है, हाइड करना है, या फिर आप प्रीवियस या नेक्स्ट या डिलीट करना चाहते हैं तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। एक्सेल में ग्राफ बनाने के लिए हम चार्ट को यूज़ करते हैं जो आपको इंसर्ट टैब में मिलता है। इंसर्ट में आपको अलग अलग टाइप के यहाँ पे चार्ट्स ऑप्शन में मिलेंगे, कॉलम, लाइन, पाई, बार, अलग अलग तरह के चार्ट हैं। अलग अलग डेटा के हिसाब से तैयार किए जाते हैं ये चार्ट्स। देखिए यहाँ पे एक दे रखा है, हम आज कॉलम वाला चार्ट बनाना सीखेंगे। चार्ट बनाने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई डेटा है और बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हमारे पास डेटा है तो हम उस वैल्यूज़ को अगर रीड करना चाहें तो एकदम से उस वैल्यूज़ को पढ़ नहीं सकते हैं, रीड नहीं कर सकते हैं। या फिर हमें जैसे कोई भी वैल्यूज़ को हाईएस्ट वैल्यूज़ पता करनी है या अप या डाउन में पता नहीं कि कब वैल्यू बढ़ी है, कब वैल्यू कम हुई है, तो एग्जैक्ट हमें पता नहीं चल सकता। केवल हम उस टेबल में वैल्यूज़ को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई गड़बड़ हमसे हो सकती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉलम बनाते हैं। कॉलम वाला यानी चार्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पे कॉलम वाला ऑप्शन चूज़ किया है। अलग अलग टाइप के कॉलम्स बने हैं, 3D में बनाना है, 2D में बनाना है, क्लाइंडर में बनाया है, या कोण में, पिरामिड में, जैसा भी आप बनाना चाहें। अलग अलग टाइप के यहाँ पे कॉलम्स भी दे रखे हैं। जैसे हम यहाँ पे 2D में बनाना चाहते हैं तो 2D वाला इंसर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर एक चार्ट इंसर्ट होता है, लेकिन अभी ये चार्ट जो है वो बिल्कुल ब्लैंक है। आपको इसमें डेटा फिल करना है। तो डेटा फिल करने के दो तरीके हैं। जो हमने अभी जो टेबल बना रखी है उस टेबल को हमें, उस टेबल की सारी वैल्यूज़ को, सारा डेटा हमें इस टेबल में फीड करना है। तो इस डेटा को आप इस टेबल में फीड करने के लिए सबसे पहले जो आपके पास मेन जो है वो है कि आप कहाँ और कौन सा डेटा ऐड करना चाहते हैं। तो आपके पास जितने कॉलम्स यहाँ पे बने हुए हैं उसमें यहाँ पे दो तरह से आपको वैल्यूज़ को ऐड करने हैं। एक चलेगा आपका वर्टिकल डेटा के लिए और एक चलेगा आपका हॉरिजॉन्टल डेटा के लिए। तो देखिए उसके लिए अगर हमें डेटा फीड करना है तो सेलेक्ट डेटा का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को ऐड करना चाहते हैं, कैसे ऐड करना चाहते हैं, एक ऑप्शन आपके पास ये दिखाई देता है और एक ऑप्शन आपके पास ये दिखाई देता है। ये वर्टिकल डेटा के लिए है, जो भी आप डेटा वर्टिकली ऐड करना चाहते हैं उसके लिए, और ये वाला ऑप्शन दे रखा है हॉरिजॉन्टल डेटा के लिए। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन इसलिए दिए गए हैं ताकि एक कहलाता है आपका एक्स एक्सिस डेटा और एक कहलाता है आपका वाई एक्सिस डेटा। तो एक अगर हमें कोई भी वैल्यूज़ जहाँ पे भी ऐड करनी है तो सबसे पहले अगर हम वर्टिकल में डेटा ऐड कर लेंगे तभी हॉरिजॉन्टल वाला ऑप्शन ओपन होता है। हमने यहाँ से ऐड किया, यहाँ पे आपको क्या चीज़ ऐड करनी है। जैसे अगर हमें वर्टिकल्स में ये अलग अलग वैल्यूज़ जो दे रखे हैं, जो एक एम्प्लॉइज़ के हिसाब से कि HRA 2016 में इतना मिला है, HRA 2017 में इतना मिला है, HRA 2018 में इतना मिला है, कि टोटल हमें ये देखना है कि किस व्यक्ति को यानी किस एम्प्लॉय को किस ईयर में कितना HRA दिया गया है, तो वो हम चार्ट के रूप में देख सकते हैं। तो यहाँ पे सीरीज़ नेम जैसे HRA 2016
हमें HRA का नाम लिखना है यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिया HR और 2016 जो हमने हेडिंग जो ऐड की है वो हेडिंग लेनी है। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सीरीज वैल्यू यहाँ पे आई है, इस वैल्यू को यहाँ से रिमूव करके और यहाँ से हम HRA 2016 वाला ऑप्शन लेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे एक वैल्यू ऐड हो जाती है। उसके बाद हमारे पास और भी वैल्यू जो दे रखी है हम वो भी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। जैसे ऐड किया, यहाँ पे हमें वैल्यूज़ अब डालनी है 2017 की, तो HRA 2017 हमने लिया और इस रेंज को यानी इस वैल्यू को यहाँ से रिमूव करके, और ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, इस वैल्यू को नहीं लेके हमें अपनी वैल्यू इसमें ऐड करनी है। ये हमने ऐड कर दिया। उसके बाद एक वैल्यू अगर आपके पास एक सीरीज़ और बनाई हुई है तो उसको भी पहले ऐड कर लीजिए। ये HRA 2018 और इस वैल्यू को यहाँ से रिमूव करके और ये इसी की वैल्यू हमने सेलेक्ट कर ली, ओके कर। अब देखिए आपके पास जितनी वैल्यूज वर्टिकल डेटा के लिए तैयार थी वो हमने सारी ऐड कर ली। अब हमें एम्प्लॉयज़ के नाम के हिसाब से उसकी वैल्यूज देखनी है, तो हमें नेम वाला जो कॉलम है वो हमें डालना है हॉरिजॉन्टल में। तो हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल वाला ऑप्शन लेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे और इस नेम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से और यहाँ से ओके कर देंगे। अगेन ओके करेंगे। देखिए इस तरह से ये चार्ट में डेटा आपका ऐड हो जाता है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि इसमें हम और भी कोई वैल्यू ऐड करना चाहें तो वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अलग अलग सीरीज यहाँ पे ऐड हो चुकी है। आपकी ये सारे HRA 2016, 17 और 18 का डेटा भी ऐड हो गया है। हर एक नाम वाइज ऐड किया गया है, किस व्यक्ति ने कितना किस व्यक्ति को कितना HRA किस ईयर में कितना मिला है, वो सारी डिटेल्स आपको इस चार्ट के रूप में परफेक्टली बताई जा सकती है। लेकिन ये हमारा थोड़ा सा लंबा मेथड है। अगर इसी को हम एक शॉर्ट मेथड में यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। उसके लिए जैसे एक चार्ट हमारे पास, एक डिटेल्स हमारे पास और है, जैसे इसी में हमारे पास उस एम्प्लॉयज़ की एज, उस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट और फिर HRA दे रखा है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि इनको हम सबको एक साथ लें तो पूरा टेबल आप सेलेक्ट करें। हमें टोटल नहीं लेना है, हमें सिर्फ इनका HRA 17, 18 और ये देखना है। तो टोटल वाला हमने कॉलम छोड़ दिया है और बाकी चार्ट हमने सेलेक्ट कर लिया है। फिर इंसर्ट ऑप्शन में जाकर चार्ट यहाँ से ले लेंगे। अगर हमने 2D में बनाना है तो 2D में, 3D में बनाना है तो 3D में। जैसे 2D में बनाना है तो ये देखिए अब यहाँ पे ये सारा डेटा जो है एक दूसरे में मर्ज हो रहा है। तो आप इस चार्ट को थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर लें। इस तरह से आपके पास वो चार्ट की सारी डिटेल एक साथ इंसर्ट हो जाती है। इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर लेंगे। ये इस तरह से हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको पूरा कंप्लीट चार्ट दिखाई देगा। उसमें आपके पास सारा वर्टिकली डेटा भी दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल जो डेटा आपने ऐड किया है वो भी दिख रहा है। उसमें आपके पास सारी चीज़ आ गई, उसका नाम आ गया, उसका ID नंबर आ गया है, उसमें एज और उसमें किस डिपार्टमेंट में है, वो सारी चीज़ें एक साथ ऐड हो गई है। और HRA कितना किसको मिला है वो सारी चीज़ आप यहाँ पे एक साथ देख सकते हैं। तो ये चार्ट बनाने का एक शॉर्टकट मेथड है। आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप सेलेक्ट डेटा भी यूज़ कर सकते हैं। अब चार्ट जब इंसर्ट होता है तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो वर्टिकली डेटा है वो राउंड फिगर में लिया जाता है, यानी मिनिमम से मैक्सिमम जितनी वैल्यू होती है वो यहाँ पे ले ली गई है। अगर आप चार्ट को थोड़ा सा मूव करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू दिखाई दे रही है ये अलग अलग वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू जो है वो राउंड फिगर में रही। जब भी हम ग्राफ कॉपी में भी अगर ग्राफ बनाते हैं तो आपने हमेशा देखा होगा कि राउंड फिगर में ही डेटा होता है और उसी के बीच में यहाँ पे आपको हर चीज़ ऐड करनी होती है, यानी आप अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग उस चीज़ को सही से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इसके बाद देखिए इसी में जब हम चार्ट सेलेक्ट रखते हैं तो सेलेक्ट चार्ट के साथ आपको दिखाई देगा ऊपर चार्ट टूल। इसमें ऑप्शंस दिए गए होते हैं डिज़ाइन, लेआउट, फॉर्मेट, यानी हम इसमें कुछ भी बदलाव चाहते हैं तो इसके थ्रू कर सकते हैं। लेकिन तब तक ये दिखेगा जब तक आपका चार्ट सेलेक्टेड है। जब आप अपना कर्सर किसी दूसरे सेल में रखते हैं तो आपका चार्ट जो है वो अनसेलेक्ट हो जाता है
और जब आपका चार्ट अनसेलेक्ट हो जाता है तो आपको ऊपर चार्ट टूल भी नज़र नहीं आता है। चार्ट को अगेन सेलेक्ट करने के बाद ही आपको ये चार्ट टूल यहाँ पे दिखाई देगा। चार्ट का कोई भी स्टाइल चेंज करना हो तो चेंज चार्ट टाइप वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको चार्ट दिखाई देंगे। जैसे कॉलम है, कॉलम में भी अलग अलग आपको दिए गए हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था 3D इफेक्ट में देना है तो 3D इफेक्ट में ले सकते हैं। ये इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस इसमें कई सारे दे रखे हैं, आप उसको किसी भी में चेंज कर सकते हैं। और अगर हम लाइन में चाहते हैं तो ये लाइन के ऑप्शन दे रखे हैं, आप लाइन में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ये इस तरह से। तो अभी हमने जो बनाया है ये कई सारे चार्ट्स हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपके डेटा पे कि आप किस टाइप का डेटा तैयार कर रहे हैं और इसमें से किस तरह का चार्ट आप यूज़ करना चाह रहे हैं। पाई यूज़ करना चाह रहे हैं या बार यूज़ करना चाह रहे हैं, ये सारा जो है आपके डिपेंड करता है आपके चार्ट पे। अब हमने जो बनाया है कॉलम वाला, उस कॉलम में आपको इसमें और कुछ भी चेंजेस करना है, जैसे हमें स्विच रो या कॉलम, अगर ये ऑप्शन लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि वर्टिकली डेटा हॉरिजॉन्टल में और हॉरिजॉन्टल डेटा वर्टिकल में सेट किया जाना हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से ये डेटा तैयार हो जाए। जो डेटा था सारा वर्टिकल में सेट हो गया है इस तरह से, और कलर वाइज अलग अलग दे दिए गए हैं और HRA अलग अलग कर दिया। ये HRA 2016 अलग हो गया है, 17 अलग हो गया है और 18 अलग हो गया है। और यहाँ पे उसको अलग अलग कलर से आइडेंटिफाई कर दिया है कि भाई मोहित का, जिसकी एज 45 है और जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है और उसका ID नंबर 1000 है, वो इस कलर से पहचाना जाएगा। यानी ये जो कलर है ये आपको मोहित का दिख रहा है और HRA अलग अलग सेट कर दिए गए हैं। तो आप अगर रो टू स्विच रो टू कॉलम करेंगे तो कॉलम रो में और रो कॉलम में सेट हो जाते हैं, और वापस उसको उसी पोजीशन में लेना है तो उसी पे क्लिक करेंगे तो वापस ये पहले जैसी ही पोजीशन बन जाती है। इसके बाद चार्ट का लेआउट अगर चेंज करना हो तो अलग अलग टाइप से यहाँ पे चार्ट के लेआउट दे रखे हैं। आप कुछ और लेआउट इसमें चेंज करना चाहते हैं, देखिए इस तरह से, तो कई सारे लेआउट्स यहाँ पे दे रखे हैं। इसके अलावा हम अगर चार्ट की स्टाइल चेंज करना चाहें तो ये चार्ट की स्टाइल का ऑप्शन है। डिफ़ॉल्ट रूप में तो ये जो चार्ट बना हुआ है इसी टाइप से आता है। अगर आप सेम कलर में चाहते हैं तो वो सेम कलर में सेट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं डिफरेंट कलर में तो डिफरेंट कलर में भी इस तरह से भी सेट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम ये चाहते हैं कि इसको मूव किया जाए तो चार्ट को मूव करने के लिए मूव चार्ट का ऑप्शन दे रखा है। इसको हमें एक शीट से दूसरी शीट में मूव करना है तो भी हम कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक तो न्यू शीट का ऑप्शन है, यानी हम एक नई शीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करके अगर हम कोई भी डेटा यहाँ शीट का कोई नाम देना चाहें कि हमने यहाँ पे कोई भी सेल्स का दे दिया या हमने चार्ट 1 दे दिया, चार्ट 1 नाम दे दिया है हमने और ओके कर दिया, तो देखिए एक नई शीट इंसर्ट हो जाती है चार्ट 1 के नाम से और आपका डेटा जो है, आपका जो चार्ट है उसमें मूव हो जाता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो शीट ऑलरेडी इंसर्ट है वही हम चार्ट को करें, तो मूव चार्ट में एक दूसरा ऑप्शन दे रखा है ऑब्जेक्ट इन। इसमें जितनी शीट आपने ले रखी है वो सारी शीट की पोजीशन यहाँ पे दिखा रहा है कि हमें हमारा जो चार्ट है वो शीट 3 में सेट करना है, तो शीट 3 सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे तो आपका चार्ट जो है वो शीट 3 में मूव हो जाता है। तो इस तरह से हमें एक शीट से दूसरी शीट में मूव करना हो अपना डेटा, अपना चार्ट, तो हम मूव कर सकते हैं मूव चार्ट से। अब हमारा जो एक्चुअल वैल्यू का जो डेटा तैयार किया हुआ था, जो टेबल थी, वो हमारी दूसरी शीट में है और हमारा जो चार्ट है वो दूसरी शीट में सेट किया हुआ है। देखिए हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है वो केवल आपको इसी में दिखाई दे रही है, यहाँ पे हमें वो वैल्यूज़ नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप अपनी वैल्यूज़ को चेक करना चाहें कि हम मोहित की चेक करना चाह रहे हैं कि मोहित की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे दे रखा है ग्रीन यानी HRA 2018, रेड दे रखा है 2017 और ब्लू दे रखा है 2016। यानी आपको कलर वाइज उनकी वैल्यू चेक करनी है 18 में, 17 में, 16 में, किसी पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय की। जैसे हम मोहित की पता करना चाहते हैं कि मोहित की HRA 2018 में कितनी थी, तो मोहित
मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है, और उसकी जो HRA 2018 यानी जो ग्रीन आपको दिया गया है यहाँ पे, आपको उस ग्रीन स्केल पे ही जाना है। जब हम ग्रीन स्केल पे अपना कर्सर रखते हैं तो HRA दिखाता है 2018, 1000 जो उसका ID नंबर है, मोहित नाम है, 45A से मैकेनिकल डिपार्टमेंट, उसकी वैल्यू है 6300, यानी HRA उसको 2018 में इतना मिला। अगर इस मोहित की अगर हमें 2017 की पता करनी है तो देखिए रेड स्केल जो दे रखा है 2017 के लिए दे रखा है, तो देखिए यहाँ पे 5100 दे रखा है। और अगर हमें 2016 में देखना है तो हम 2016 में ब्लू लाइन पे जाके हम 2016 का भी देख सकते हैं। इसी तरह से हर एक एम्प्लॉय की हम डिटेल्स पता करना चाहें, उसकी एक्चुअल वैल्यू देखना चाहें 2016 में, 18 में या 17 में, तो हम देख सकते हैं इस वैल्यू पे, यानी इस लाइन पे अपना कर्सर रख के। तो ये तो हमारा था चार्ट, और चार्ट में हम कैसे वैल्यूज को ऐड करते हैं और उसका डिजाइन ऑप्शन कैसे पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसी चार्ट का लेआउट और फॉर्मेट का ऑप्शन। चार्ट का दूसरा पार्ट देखिए, हमने पहले वाली वीडियो में चार्ट का पहला पार्ट बनाया था जिसमें हमने चार्ट में डिज़ाइन ऑप्शन पढ़ा था। उसमें चार्ट की स्टाइल चेंज करना, चार्ट में रो कॉलम को सेट करना, चार्ट का टाइप चेंज करना, मूव चार्ट, ये सारे ऑप्शन हमने उस वीडियो में देखे थे। आज हम देखते हैं चार्ट का लेआउट पार्ट। देखिए, चार्ट जब इंसर्ट करते हैं तो जो भी डेटा आपके पास इंसर्ट किया गया है उसमें जब चार्ट आपका सेलेक्टेड रहता है तो सेलेक्टेड चार्ट से आप डिज़ाइन, लेआउट और फॉर्मेट ऑप्शन देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चार्ट को अनसेलेक्ट करते हैं तो देखिए आपको चार्ट टूल नहीं दिखाई देता है। चार्ट में चेंजेस करने के लिए आपका चार्ट सेलेक्ट होना ज़रूरी है। इसमें देखिए लेआउट का ऑप्शन जो है, हमें इसमें टाइटल अगर ऐड करना है तो यहाँ पे चार्ट का टाइटल का ऑप्शन दे रखा है। चार्ट टाइटल अगर हम ओपन करते हैं तो इसमें दो ऑप्शन दिखेंगे आपको, एक है सेंटर ओवरले टाइटल और एक है अबाउट चार्ट। दोनों देखते हैं। देखिए, सेंटर ओवरले का मतलब होता है चार्ट के ऊपर ही आप कोई नाम सेट करना चाहते हैं तो कोई नाम सेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो चार्ट का डेटा तैयार है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है या डिपार्टमेंट में अलग अलग जो एम्प्लॉयज काम करते हैं वो क्या नाम है उनका, उनकी एज क्या है, ये सारी चीज़ें हमने चार्ट में डाली। तो आप इस चार्ट का क्या नाम डिसाइड करेंगे वो आप चार्ट टाइटल में डाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम ये चाहते हैं कि ओवरले ना करके हम अबाउट चार्ट का ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हम अबाउट चार्ट करते हैं तो चार्ट थोड़ा सा नीचे मूव हो जाता है और यहाँ पे अलग से चार्ट का टाइटल दिया जा सकता है। आप जो भी चार्ट का टाइटल डालना चाहें वो यहाँ पे आप चार्ट का टाइटल डाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कोई चार्ट का टाइटल दें तो हमने यहाँ पे दे दिया, जैसे ये हमारे पास एक रिकॉर्ड HRA से रिलेटेड है तो हमने यहाँ पे HRA रिकॉर्ड का हमने एक नाम दे दिया, इसको एक टाइटल दे दिया। अब टाइटल ओवरले भी हो सकता है और अबाउट चार्ट भी हो सकता है। उसके बाद ये देखिए, ये तो हो गया हमारा चार्ट का टाइटल। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है इसमें एक्सिस टाइटल। एक्सिस टाइटल में देखिए हॉरिजेंटल अगर आप देखते हैं तो हॉरिजेंटल में केवल एक ही ऑप्शन होता है, टाइटल बिलो एक्सिस। सिर्फ हम इसी तरह से उसका टाइटल दे सकते हैं, एक ही ऑप्शन दिया गया होता है। अब जैसे आपने नीचे यानी आपके पास जो भी डेटा हॉरिजेंटल में ऐड है वो क्या चीज़ आपने ऐड की हुई है उसके लिए हम उसके हिसाब से हम टाइटल दे सकते हैं। जैसे हमारे पास एम्प्लॉयज़ की डिटेल है यहाँ पे तो हम एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपके पास जिस टाइप का आपने चार्ट बनाया है उससे रिलेटेड आप एक्सिस टाइटल में डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे डाल दिया है एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ हमने रिकॉर्ड डाल दिया है, ये हमने इधर डाल दिया है। तो ये डला है आपका हॉरिजेंटल में। लेकिन आप अगर वर्टिकल में चाहते हैं कि वर्टिकल भी हम कोई टाइटल ऐड करें तो इसके लिए एक्सिस टाइटल में 2-3 ऑप्शन दे रखा है। देखिए यहाँ पे प्राइमरी, वर्टिकल, एक्सिस टाइटल में एक दे रखा है आपको रोटेट टाइटल। कुछ इस तरह से आप अपना टाइटल ऐड कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो इसमें वर्टिकल भी ले सकते हैं, कुछ इस तरह से जो भी टाइटल आप डालेंगे उसमें वर्टिकली डेटा ऐड हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं तो इसमें हम हॉरिजेंटल भी ले सकते हैं, कुछ इस तरह से।
और अगर आपको लगता है कि हमें ये वाला ऑप्शन नहीं चूज करना है, तो एक बार अप्लाई हो जाने के बाद हर टाइटल के ऊपर आपको दिया होता है नन का ऑप्शन। अगर आप उस ऑप्शन को वापस हटाना चाहते हैं, उस वैल्यूज को वापस हटाना चाहते हैं, उस टाइटल को वापस हटाना चाहते हैं, तो उसको नन कर सकते हैं, तो वो टाइटल वहां से रिमूव हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लेजेंड। लेजेंड किसको कहते हैं? देखिए यहाँ पर जो हमने जो भी टाइटल जो भी बनाया है या जो भी हमने डेटा ऐड किया है वो किस रूप में दिख रहा है आपको, तो वो दिख रहा है हमें लेजेंड्स के रूप में। यहाँ पे अलग अलग जो कलर शो हुए हैं, जो भी एम्प्लॉयज की जो डिटेल यहाँ पे दिखाई जा रही है जो चार्ट के रूप में है, वो इस लेजेंड्स के हिसाब से ही दिख रही है, क्योंकि इसमें 2018 से लेकर 2017 से लेकर 2016 से लेकर सारा वैल्यू जो है वो इसी के साथ ऐड है। तो कितनी किसकी क्या है वो सारी डिटेल हम यहाँ से देख सक रहे हैं, तो वो कहला रही है आपकी लेजेंड्स के रूप में। तो लेजेंड्स जो है वो हमेशा डिफॉल्ट रूप में राइट साइड में ही सेट होते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसकी पोजीशन हम टॉप में दे दें या बॉटम में दे दें या राइट या लेफ्ट या ओवरले दे दें, तो भी हम दे सकते हैं। उसके लिए हमें लेजेंड्स ऑप्शन में जाना है, और यहाँ से देखिए डिफॉल्ट रूप तो ये दे रखा है जो राइट साइड में है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं शो लेजेंड एट टॉप, तो टॉप वाले ऑप्शन में आ जाएगा, यानी आपके लेजेंड्स यहाँ से हटकर टॉप में चले जाते हैं। तो आप अपना चार्ट इस तरह से भी सेट कर सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसको हम लेफ्ट में रखें, तो ये लेफ्ट में आ जाता है इस तरह से। और अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे हम इसको बॉटम में चाहते हैं तो बॉटम में सेट हो जाएगा। यहाँ पे HRA ये तीनों यहाँ पे सेट हो गए हैं। और अगर हम ये चाहते हैं तो ओवरले लेजेंड एट राइट और ओवरले लेजेंड एट लेफ्ट, राइट और लेफ्ट में भी सेट कर सकते हैं जैसे इस तरह से, लेकिन ये ओवरले यानी उसी के ऊपर सेट किया जाता है इस तरह से। अगर हम ये चाहते हैं कि हम इसको इसी तरह से रहने दें तो आप रख सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि नहीं वो डिफॉल्ट पोजीशन ही सही थी तो हम वापस उसकी राइट साइड में डिफॉल्ट पोजीशन सेट कर देते हैं। उसके बाद देखिए डेटा लेबल। अब भी हमारे पास यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू थी वो दूसरी शीट में है और आपका चार्ट दूसरी शीट में है। अगर हमें चार्ट की वैल्यू यहीं पे देखनी है तो हम कर्सर वहां रख के देख सकते हैं। अलग अलग वैल्यू जो है यहाँ पे हम कर्सर जैसे ही उस पे कलर पे रखेंगे तो जो कलर जिसके लिए सेट किया हुआ है उसी की आपको यहाँ पे वैल्यूज दिखाई जा रही है, लेकिन वो वैल्यूज हमें यहीं पे लेनी है। तो वैल्यूज आप यहाँ पे भी ले सकते हैं डेटा लेबल के रूप में। जैसे इसके लिए 2-3 ऑप्शन है, जैसे सेंटर लेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कुछ सेंटर में सेट हो जाएंगे, लेकिन इस ऑप्शन में आपको जो है वो वैल्यूज सही से दिखाई नहीं दे रही है, सही से आप रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। जब वैल्यूज बहुत पास पास में होती हैं तो आप उसको अच्छे से रीड नहीं कर पाते, तो यहाँ पे हम इसको डेटा लेबल को चेंज कर सकते हैं, इनसाइड एंड ले लेंगे। तो देखिए थोड़ी सी वैल्यू ऊपर सेट हुई है, लेकिन जहाँ पे वैल्यूज बहुत करीब में है वो आपको वैल्यू सही से नहीं दिखाई दे पा रही है। तो उसके लिए हम यहाँ से और भी ऑप्शन है, जैसे इनसाइड बेस लेंगे तो देखिए बिल्कुल ही बेस में सेट हो गए हैं। हम इसमें और ऑप्शन भी ले सकते हैं, जैसे आउटसाइड एंड लिया तो आउटसाइड एंड कुछ इस तरह से आएगा। इसमें भी कुछ वैल्यूज तो क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ वैल्यू अभी भी एक दूसरे में मर्ज हो रही है। तो अगर आप चाहें कि हमें ये वैल्यू इस तरह से सेट करनी है तो आप उस वैल्यू को उस तरह से सेट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो हम इस वैल्यूज को नन करके हम इसको टेबल के रूप में बनाना चाहें तो देखिए हमने एक बार तो इसको कर दिया है नन, और दूसरा ऑप्शन इसमें दे रखा है डेटा टेबल के रूप में, तो हम इसको शो डेटा टेबल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो आपको सारी चीजें जो हैं वो क्लियरली यहाँ पे दिखाई देगी। अगर आप देखिए यहाँ पे जो आपकी टेक्स्ट डेटा है वो थोड़ा सा सेट नहीं हो पा रहा है, तो आप इस चार्ट को थोड़ा सा आगे मूव करना पड़ेगा ताकि वो डेटा सही से सेट हो जाए। देखिए कुछ इस तरह से आप उसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको ऊपर या नीचे भी थोड़ा सा मूव किया जा सकता है, अगर आप इसको चाहें तो इसको थोड़ा सा और भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो ये चार्ट है, आपकी जो वैल्यूज है वो एक टेबल के रूप में सेट हो गई है। अगर आप चाहते हैं इस वैल्यूज को हमें लेजेंड्स की के साथ सेट करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया हुआ है, शो डेटा टेबल विथ लेजेंड्स की, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा। तो अलग अलग तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं, जैसा आप चाहें उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको बना सकते हैं।
उसके अलावा देखिए एक दे रखा है एक्सिस। देखो वैसे तो एक्सिस वाला ऑप्शन जो है वर्टिकल में 1000 मिलियंस या कोई आपके पास वैल्यू, सेल्स वैल्यू या प्रोडक्ट की वैल्यू ऐसी कुछ दे रखी है जो सेल्स परचेस की वैल्यू है, जिसको आप 1000 में या मिलियंस में लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर 1000 में कोई वैल्यूज हैं तो हम 1000 का ऑप्शन ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह से डेटा चेंज हो जाता है। भाई आपके पास किस टाइप की वैल्यू है, उस वैल्यू को वो चेंज कर देता है 1000 में, मिलियंस में और बिलियंस में। अदरवाइज डिफॉल्ट उसकी जो होती है वो यही होती है, शो डिफॉल्ट एक्सिस, कुछ इस तरह से। इसके बाद देखो यहाँ पे ग्रिड लाइन जो है वो ग्रिड लाइन बनाई जानी है। तो वैसे तो देखो ग्राफ में ग्रिड लाइन बनाई जाती है, उसी के अकॉर्डिंग हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसमें भी आप ग्रिड लाइन हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों ऑप्शन में बना सकते हैं। जैसे हॉरिजेंटल है, यहाँ पे मेजर ग्रिड लाइन भी बनाई जा सकती है। तो अगर आप चाहें तो मेजर यूनिट के लिए आप मेजर ग्रिड लाइन बना सकते हैं, और आप चाहें तो माइनर ग्रिड लाइन भी बनाई जा सकती है, डिस्प्ले हॉरिजेंटल ग्रिड लाइन फॉर माइनर यूनिट्स के लिए। और अगर आप मेजर और माइनर दोनों एक साथ भी यूज करना चाहते हैं, मेजर एंड माइनर यूनिट के रूप में, तो भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसको यूज किया तो देखिए यहाँ पे मेजर और माइनर दोनों ही सेट हो गई हैं। और ये तो हुई आपकी वर्टिकली, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हॉरिजेंटल भी हम सेट करें तो आप इसको हॉरिजेंटली भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल, जैसे वर्टिकल भी है और हॉरिजेंटल भी है, वही है मेजर माइनर और मेजर माइनर दोनों। अगर हम दोनों एक साथ यूज करते हैं तो कुछ इस तरह से वर्टिकल और हॉरिजेंटल ग्रिड लाइन इसमें बनाई जा सकती है, जो कंप्लीट ग्राफ के रूप में दिखाई देता है। इसके बाद देखिए चार्ट तो आपका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट हो गया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट भी चेंज किया जाए। तो अभी हम इसके फॉर्मेट में जाके इसका फॉर्मेट चेंज करते हैं। आपको यहाँ पे फॉर्मेट में सिर्फ आउटलाइन इस शेप की देनी है, तो आप आउटलाइन दे सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि इसमें हम कुछ कलर फील करें, तो कलर फील आप शेप फिल से कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स दे रखे हैं, आप कोई भी कलर इसमें सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा आउटलाइन भी देना हो तो आप शेप आउटलाइन से, यहाँ पे कोई भी आउटलाइन देनी है तो हम आउटलाइन दे सकते हैं। जैसे हमने रेड कलर की एक आउटलाइन दी, विथ कम लगती है तो आप यहाँ से इसकी विथ को बढ़ा भी सकते हैं। ये हम यहाँ से विथ को इसको बढ़ा भी सकते हैं। अब आपका अगर टेबल, आपका जो चार्ट है वो पूरा सेलेक्टेड है और इसमें आप सभी टेक्स्ट में भी एक साथ कलर चेंज करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट फिल कलर से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जितने टेक्स्ट इसमें दिए गए हैं उन सभी में एक साथ टेक्स्ट में कलर चेंज हो जाता है, कुछ इस तरह से। और अगर आप चाहें तो अलग अलग भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हेडिंग का कलर हम कुछ अलग सेट करें, तो आप हेडिंग का कलर कुछ अलग भी दे सकते हैं। और इसमें अगर हम इसकी साइज वगैरह कम करना चाहें तो हम साइज वगैरह होम मेनू में जाके भी कर सकते हैं और इसका शॉर्ट कमांड भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉइज रिकॉर्ड का भी आप चेंज करना चाहते हैं, उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, उसकी साइज चेंज करना चाहते हैं, तो वो फॉर्मेट में जाके आप कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर अगर एरिया आप सेलेक्ट करते हैं और उसमें कोई भी कलर देना चाहें तो आप कलर दे सकते हैं। तो इस तरह से हम चाहे तो इसकी साइज चेंज करना चाहें तो ये होम मेनू में साइज का ऑप्शन दे रखा है, इस तरह से। उसके बाद देखिए आप अगर ये चाहते हैं कि ये ग्रिड लाइन का कलर हम अलग से सेट करें, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइनिंग बनी हुई है उनका भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। वो भी हम फॉर्मेट में जाके यहाँ से कलर आपको कौन सा सेट करना है तो आप यहाँ से कलर सेट कर सकते हैं। देखिए आप थिकनेस कैसी रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप कलर सेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें वर्टिकल लेना है तो वर्टिकल, आप चाहें हॉरिजॉन्टल लेना है तो हॉरिजॉन्टल, दोनों ही तरह से आप उसका कलर सेट कर सकते हैं। आपके फॉर्मेट में जाके जैसा कलर आप चाहें, ये अभी देखिए पूरा एक बॉक्स के रूप में सेलेक्ट हुआ है। अगर आप इसमें कोई कलर देना चाहें तो इस पूरे एक बॉक्स में कलर अलग से भी सेट किया जा सकता है। ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस में भी आप कलर देना चाहें तो कुछ इस तरह से कलर सेट कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास अभी डिफ़ॉल्ट जो ये स्केल के जो कलर दिए गए हैं ये डिफ़ॉल्ट होते हैं। अलग अलग कलर जो है वो जैसे जैसे आप एक एक डेटा इंसर्ट करते हैं, ब्लू आता है, रेड आता है, ग्रीन आता है, इस तरह से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं ग्रीन कलर हमको चेंज करना है, तो जैसे ही आप ग्रीन पे सेलेक्ट करते हैं तो सारे ग्रीन हाईलाइट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है
कि आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो शेप फिल में से जाके कोई कलर दूसरा भी ले सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट कलर आया है उसको हम बदल भी सकते हैं। आप ब्लू को बदलना चाहें, रेड को बदलना चाहें, ग्रीन को बदलना चाहें, तो इस तरह से जो आप स्केल को सेलेक्ट करेंगे वो पूरा पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट हो जाता है और आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो चार्ट बनाने के बाद चार्ट का हम डिज़ाइन ऑप्शन यूज़ करते हैं। डिज़ाइन ऑप्शन में हम अलग अलग तरह से चार्ट को बना के उसमें कलर स्टाइल वगैरह चेंज करते हैं, उसका लेआउट बदलते हैं, उसमें टाइटल वगैरह सेट करते हैं और उसके फॉर्मेट में हम उस चार्ट में दिए गए सारे फॉर्मेट को बदल भी सकते हैं। एक्सेल में स्पार्क लाइन को यूज़ करना। देखिए स्पार्क लाइन एक चार्ट के रूप में ही होता है जहां आपको इंसर्ट टैब में चार्ट के ऑप्शंस दिखाए जाते हैं, वहीं आपको एक स्पार्क लाइन का ग्रुप भी दिखाया जाता है। ये हम अपने किसी भी वैल्यूज को अप डाउन दिखाना हो तो हम स्पार्क लाइन के अकॉर्डिंग भी दिखा सकते हैं। इसमें लाइन, कॉलम, विंडोज ये सब हम यूज कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानें कि स्पार्क लाइन को यूज कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज दी गई है। इन वैल्यूज को हमें स्पार्क लाइन के रूप में देखना है। तो यहाँ पे हमें जिस सेल में स्पार्क लाइन बनानी है कर्सर वहीं रखेंगे और लाइन वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पे डेटा रेंज पूछा जा रहा है। डेटा रेंज को आपको सेलेक्ट करना है जिस रेंज को आप देखना चाहते हैं और ओके कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे एक स्पार्क लाइन इस तरह से बनती हुई आपको दिखाई देगी। हम इसको थोड़ा सा रो की हाइट बढ़ा देते हैं ताकि वो आपको क्लियर से दिखाई दे। इस तरह से स्पार्क लाइन बनी है। इसका अप डाउन आपको इस तरह से दिखाया जा रहा है, लेकिन इसमें हम कुछ बदलाव चाहते हैं तो वो बदलाव करने के लिए आप यहाँ पे स्पार्क लाइन टूल देख सकते हैं। इसमें हम चेंजेस करने के लिए इसका यूज लेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप इसमें हाई पॉइंट को यूज करना चाहते हैं तो हाई पॉइंट, ये शो के ऑप्शन में दिखेगा आपको हाई पॉइंट का ऑप्शन, यानी सबसे हाईएस्ट वैल्यू के लिए पॉइंट दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही छोटा सा आपको नजर आ रहा है, तो हम इसको स्पार्क लाइन को हम थोड़ी सी इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से स्पार्क लाइन के ऑप्शन में जाके इसकी विड्थ बढ़ा देंगे। ये देखिए आपकी विड्थ इससे बढ़ जाती है। और अगर आप चाहें तो यहाँ से हाई पॉइंट को यूज करने के बजाय लो पॉइंट को भी यूज कर सकते हैं। लो पॉइंट, इसका कलर चेंज करना है जैसे पॉइंट का, तो हमें यहाँ पे पॉइंट के ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे हमें इसका पॉइंट, मार्कर पॉइंट हमें चेंज करना है तो हम मार्कर पॉइंट चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो हम 1 बाय 1 करके ये आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो स्पार्क लाइन का ऑप्शन दिया हुआ है इसमें लो पॉइंट, हाई पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट। अगर आपके पास कोई नेगेटिव वैल्यू है, जैसे यहाँ पे हमने इसमें नेगेटिव वैल्यू ऐड कर दी, ये देखिए नेगेटिव वैल्यू हमारे पास है। ये देखिए रैंड बिटवीन से लिए गए डेटा है, इसलिए आपको थोड़ा सा अप डाउन में दिख रहा है। अब इस नेगेटिव वैल्यू को आपको हाईलाइट करना है तो नेगेटिव पॉइंट को ये इस तरह से हाईलाइट कर देता है। उसके बाद नेगेटिव पॉइंट को वापस हम हटाना चाहे हटा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट को हाईलाइट करना है, फर्स्ट पॉइंट हाईलाइट हो गया। इसके अलावा फर्स्ट पॉइंट के अलावा लास्ट पॉइंट को हाईलाइट करना है, लास्ट पॉइंट हाईलाइट हो गया। इसके अलावा मार्कर्स, हमें मार्कर्स देने हैं तो यहाँ से इस तरह से मार्कर्स ऐड हो गए हैं। लेकिन मार्कर्स का कलर चेंज करना है तो मार्कर कलर में जाके अलग अलग कलर्स, जैसे हमें सारे मार्कर का कलर एक साथ लेना है, चेंज करना है, तो यहाँ से मार्कर पॉइंट हमने एक साथ चेंज कर दिया। इसको क्लियर करना है, क्लियर कर देंगे। यहाँ से ये क्लियर किया, क्लियर करने से वो स्पार्क लाइन रिमूव हो जाती है। अगेन हमें स्पार्क लाइन वापस बनानी है तो हमें उसी रेंज में जाके उसको वापस क्रिएट करना है इस तरह से। इसकी विड्थ हम थोड़ी सी वापस बढ़ा देते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे जो भी पॉइंट आप सेट करते हैं, चाहे लास्ट पॉइंट, चाहे फर्स्ट पॉइंट और चाहे मार्कर वाला पॉइंट, आप कुछ भी सेट करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट सेट किया, इस फर्स्ट पॉइंट का कलर चेंज करना है तो हाई पॉइंट का जो कलर दिया गया है उसका कलर कौन सा रखना है, जैसे हमने ये रखा। और हाई पॉइंट नहीं, हमें लो पॉइंट का देना है तो लो पॉइंट का कलर कौन सा रखना है, ये लो पॉइंट का कलर यहाँ से सेट किया जा सकता है। जैसे हमने रेड रखा, ये लो पॉइंट का। इसके अलावा फर्स्ट पॉइंट को भी हाईलाइट किया है, उसका भी कलर देना है तो फर्स्ट पॉइंट का भी हम कलर यहाँ से दे सकते हैं।
और लास्ट पॉइंट का देना है तो लास्ट पॉइंट का भी मार्कअप कलर से हम लास्ट पॉइंट का भी कलर दे सकते हैं। एक साथ मार्कर यूज किए हैं तो सारे मार्कर में कलर आपको देना है, तो यहाँ से मार्कर कलर का चूज कर लेंगे हम, ये देखिए। और स्टाइल के ऑप्शन से हम इसमें अलग अलग टाइप की स्टाइल दे रखी है, उस स्टाइल को ऐड करेंगे। ये स्टाइल है इसकी आपके स्पार्क लाइन की। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और दिया गया है, वो है कॉलम का। जैसे हम अगर कॉलम बनाना चाहें, देखिए वैसे ही दे रखा है जैसे हम एक कॉलम चार्ट में बनाते हैं, कॉलम चार्ट सेम वही प्रोसेस है। हमें इंसर्ट में जाके यहाँ से कॉलम वाला ऑप्शन लेना है। स्पार्क लाइन का ही सेकंड पार्ट है कॉलम, जिसका आपको कॉलम बनाना है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया। तो देखिए कुछ इस तरह से ये कॉलम बन जाता है। जहां पे आपके पास वैल्यू माइनस में है तो वो नीचे की तरफ दिखा रहा है, बाकी सब ऊपर की तरफ दिखा रहा है। इसमें भी वही चीज, हम फर्स्ट पॉइंट को हाईलाइट करना, लो पॉइंट को हाईलाइट करना, नेगेटिव पॉइंट को हाईलाइट करना, या फर्स्ट पॉइंट को हाईलाइट करना, लास्ट पॉइंट को हाईलाइट करना, ये सारे ऑप्शंस, या फिर इसका कलर स्केल चेंज करना, ये सारे ऑप्शन आपको वही दिए गए हैं। या स्पार्क लाइन कलर को चेंज करना, अलग अलग कलर्स हैं वो कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें नेक्स्ट कॉलम में भी स्पार्क लाइन या कॉलम कुछ बनाना है तो हम इंसर्ट में जाके यहाँ से स्पार्क लाइन का बना सकते हैं। हमें अब सेकंड रेंज के लिए बनाना है तो सेकंड रेंज सेलेक्ट कर ली और ये स्पार्क लाइन बन गई। हमने इसको थोड़ा सा रो की हाइट बढ़ा दी और उसकी स्पार्क लाइन की विड्थ भी हमने थोड़ी सी बढ़ा दी इस तरह से। और मार्कअप वाले ऑप्शन में जाके मार्क कर दिए, मार्क के कलर चेंज कर दिए कुछ इस तरह से। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम किसी भी स्पार्क लाइन को वापस हटाना चाहें तो क्लियर का ऑप्शन है, यहाँ से क्लियर पे क्लिक करेंगे वो स्पार्क लाइन हट जाती है। इसमें भी क्लियर में दो ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम स्पार्क लाइन में अगर इसका ग्रुप बनाना चाहे तो दोनों का एक साथ ग्रुप बनाया जा सकता है, या जितनी वैल्यूज आपके पास दे रखी है और उसमें आपने स्पार्क लाइन ऐड की है तो उसका एक साथ ग्रुप बनाया जा सकता है, ताकि आप कुछ भी चेंजेस वगैरह करें तो सब में एक साथ हो जाए, या उसको क्लियर करना है, ग्रुप में करना है, अनग्रुप में करना है। तो यहाँ पे जैसे एक को सेलेक्ट किया है, कंट्रोल प्रेस करके दूसरे को भी सेलेक्ट कर लिया और फिर इसका बना दिया ग्रुप। ये अब हमारे पास एक साथ ये दोनों ग्रुप बन गया है। अगर हम इसका ग्रुप बना के इस क्लियर ऑप्शन में जाके अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन लेते हैं, क्लियर सेलेक्टेड स्पार्क लाइन, तो जो सेलेक्ट है वही क्लियर होती है इस तरह से। तो सेकंड वाली वहीं की वहीं है, क्योंकि वो ग्रुप बनने के बाद भी नहीं हटी। कारण ये है कि इसमें हमने दूसरा वाला ऑप्शन यूज नहीं लिया है। तो अगर ये वाला ऑप्शन लेते हैं क्लियर सेलेक्टेड स्पार्क लाइन ग्रुप्स, जो ग्रुप्स में बनी हुई है उनको हमें हटाना है, तो क्लियर सेलेक्टेड स्पार्क लाइन ग्रुप्स करेंगे तो दोनों देखिए एक साथ रिमूव हो जाती है। कंट्रोल Z करके हम वापस उसी पोजीशन पे आ गए हैं। और हमें अनग्रुप करना है तो अनग्रुप का ऑप्शन है, अनग्रुप करेंगे तो ये वापस अलग अलग हो जाती है और अनग्रुप हो जाती है। इसी तरीके से जैसे कॉलम का बनाया है, कॉलम के अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन और जो दिया गया है वो भी सेम इसी तरह से है। तो यहाँ पे हमने वही रेंज सेलेक्ट की और इस रेंज में अगर हमने विन और लॉस वाला बनाया है तो ये इस तरह से, यानी जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको इस तरह से आपको दिखाया जा रहा है और जो नेगेटिव वैल्यू है उसको इस तरह से शो किया जा रहा है। तो इसमें भी हम वही सारे ऑप्शंस को यूज ले सकते हैं जैसा हमने अभी लिया है। स्टाइल वगैरह भी चेंज करनी है तो स्टाइल वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह से हम स्पार्क लाइन बना सकते हैं, जो आपको इंसर्ट में स्पार्क लाइन के ऑप्शन में लाइन, कॉलम और विंडोज का ऑप्शन मिलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी हमारे एक्सेल का, तो आप इसको जरूर ट्राई करें। एक्सेल में ऑटो सम फंक्शन को यूज करना। देखिए ऑटो सम में कई सारे फंक्शन दिए गए होते हैं जिन्हें हम यूज करते समय किसी भी फंक्शन को, यानी टाइप करने की हमें आवश्यकता नहीं, किसी भी फॉर्मूले को हमें टाइप करने की जरूरत नहीं होती है और इसमें हम डायरेक्टली उस फॉर्मूले को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको होम मेनू में यहाँ पे एडिटिंग ब्लॉक में आपको ऑटो सम का ऑप्शन दिया गया है। ऑटो सम में कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे सम है, अगर हमें किसी नंबर को काउंट करना है, उसका एवरेज निकालना है, काउंट नंबर पता करना है, मैक्स या मिन फॉर्मूले हमें यूज करने हैं, या और भी किसी इसके अलावा कोई फंक्शन यूज करना है तो मोर फंक्शन में जाके हम यहाँ से ये सारे फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। हम किसी भी फॉर्मूले को टाइप करने की जरूरत नहीं होगी, हम यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मूला लेंगे और हम अपना वर्क कर सकते हैं इजीली। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ मार्कशीट के नंबर दिए गए हैं। ये ग्रांड टोटल वाला लिंक हम खाली कर देते हैं।
यहाँ पे हमें इन नंबर्स को काउंट करना है। एक स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं उन्हें हमें ग्रांड टोटल में लेना है। तो हम ऑटो सम वाले ऑप्शन में जाएंगे। देखिए एक तरीका तो है इसको फॉर्मूला लगाने का, जैसे इक्वलिटी किया, सम किया, ब्रैकेट ओपन किया, सारे नंबर हमने एक साथ सेलेक्ट कर लिए। उस रेंज को सेलेक्ट करने के बाद इसको क्लोज किया, एंटर किया। एक तरीका तो ये है। और इसके अलावा अगर हम एक तरीका और देखना चाहें तो इक्वल टू लगा के एक एक नंबर को हम प्लस का साइन लगाते जाएंगे और एक एक नंबर को इस तरह से लेते जाएंगे। और जो नंबर हमने लिए हैं उनको क्लोज करके एंटर करेंगे। ये हमने एंटर किया, देखिए यहाँ पे आपके पास वो नंबर काउंट हो गए हैं। ये लंबे मेथड है। अगर आप शॉर्ट से यूज करना चाहते हैं तो आप ऑटो सम को यूज कर सकते हैं। ऑटो सम को यूज करने के लिए आपका कर्सर ग्रांड टोटल वाले सेल पर है और आपने ऑटो सम वाला ऑप्शन क्लिक किया। ऑटो सम में आपने सम वाला ऑप्शन अगर अप्लाई किया तो देखिए ये पूरा रेंज जो है वो सेलेक्ट हो जाता है। और ये सारे नंबर जो हैं सम के फॉर्मूले में ऐड करने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया। ये फंक्शन डायरेक्टली ऐड हो गया है क्योंकि हमने इसको ऑटो सम से लिया है। एंटर करते ही देखिए ये नंबर काउंट हो जाते हैं। एक बार और करके दिखाते हैं। आपको यहाँ पे ना इक्वल टू लगाना है, ना नंबर सेलेक्ट करना है, आपको केवल ऑटो सम में जाना है, सम के फंक्शन पे क्लिक करना है। तो देखिए वो पूरी रेंज एक साथ सेलेक्ट कर लेता है। ये एंटर किया, देखिए यहाँ पे वो नंबर काउंट हो गए। और बाकी नंबर को भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको ड्रैग कर लेंगे तो ये सारे नंबर पे वही फॉर्मूला यहाँ पे आपका कॉपी हो जाता है। इसके अलावा कोई दूसरा फंक्शन भी आप यूज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे इन सारे नंबर को, ग्रांड टोटल को एक साथ काउंट करना है तो काउंट करने के लिए वही ऑटो सम में गए हमने सम पे क्लिक किया तो देखिए ये अब जो है वो ऊपर वाली रेंज को इसने सेलेक्ट कर लिया है। ये अपने डेटा के हिसाब से उस रेंज को सेलेक्ट कर लेता है और फॉर्मूला वहीं अप्लाई कर देता है। एंटर किया, देखो यहाँ पे सारे नंबर एक साथ काउंट हो चुके हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि इन सारे नंबर्स का हम एवरेज निकालें तो एवरेज का फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे दिया गया है। आप डायरेक्टली एवरेज लेंगे तो देखिए पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाती है और यहाँ पे इसका एवरेज निकाल के बता दिया जाता है। यहाँ हमें कोई मैक्सिमम नंबर या मिनिमम नंबर भी सर्च करना हो तो ऑटो सम में डिफॉल्ट रूप में यहाँ पे आपके पास ये 4-5 फंक्शन दिए गए हैं, सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स और मिन। जैसे हमें सबसे मिनिमम वैल्यू पता करनी है या मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है तो उन्हीं फॉर्मूले को हमें मैन्युअली टाइप न करके यहाँ से हम डायरेक्टली ले सकते हैं और उस रेंज को ये सेलेक्ट कर देता है जहां से हमें मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। एंटर करते ही वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है। तो ये तो कुछ ऑप्शन जो आपको यहाँ पे फंक्शन जो बाहर दिए गए हैं हमने उनको यूज किया। अगर आप मोर फंक्शन में जाके यहाँ पे भी देखेंगे तो कई सारे आपको फंक्शन दिखाए जाएंगे। देखिए हम यहाँ पे कुछ एक फंक्शन हम और यूज करके देखते हैं। यहाँ पे हम कोई नाम ऐड करते हैं। हमने लिखा चंदन सिंह। अब हम इसमें कोई फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो आपको ऑटो सम में मोर फंक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे फॉर्मूले मिलेंगे। अलग अलग तरह के फॉर्मूले दिए गए हैं, आपको किसकी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ से ले लें। जैसे हम ये चाहते हैं कि लेफ्ट का कैरेक्टर हम इसमें पता करना चाहते हैं, लेफ्ट कितने कैरेक्टर पता करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे इक्वल्स टू डायरेक्टली लग जाता है। यहाँ पे लेफ्ट सेलेक्टेड है, हमने ओके किया तो यहाँ पे दो चीज आपसे पूछी जा रही है। एक तो टेक्स्ट यानी किस टेक्स्ट को आप यूज कर रहे हैं। पहली चीज वो, जैसे हमने इस टेक्स्ट को यूज किया, इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया, इसकी यहाँ पे सेल एड्रेस यहाँ पे दिखा रहा है। नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं तो नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर पता करना है। तो लेफ्ट साइड से वो कैरेक्टर, जैसे हम यहाँ चाहते हैं कि हमें 7 कैरेक्टर लेफ्ट साइड से पता करने हैं तो एंटर करते ही देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड से 7 कैरेक्टर आपको बता दिए। इसी तरीके से कोई भी और फॉर्मूला अगर आप यूज करना चाहते हैं तो ऑटो सम में मोर फंक्शन में जाके आप इनको यूज कर सकते हैं। काउंट है, राइट है, इफ है, सम है, बहुत सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पे दिए गए हैं, उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। तो ये था एक्सेल का ऑटो सम का फंक्शन कि अलग अलग तरह से हम कैसे ऑटो सम को यूज करके किन किन फंक्शन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। एक्सेल में प्रोडक्ट फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना, किसी भी 2 डिजिट को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं। किसी भी आइटम की अमाउंट को काउंट करने का काम करता है प्रोडक्ट का फॉर्मूला। कई तरीके से यूज किया जा सकता है प्रोडक्ट का फॉर्मूला। तो हम आज जो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये बताएंगे कि प्रोडक्ट को एक्सेल में कैसे वर्क में लेते हैं। तो आइए जानते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर
कुछ प्रोडक्ट दे रखे हैं, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, एसएमपीएस, हार्ड डिस्क, उनकी क्वांटिटी, यानी हमने वो कितनी क्वांटिटी में खरीदे हैं। जैसे माउस 12 खरीदे हैं, मॉनिटर 3 खरीदे हैं, कीबोर्ड 5 खरीदे हैं, तो क्वांटिटी दे रखी है उनकी कि कोई आइटम, कोई प्रोडक्ट आपने कितने खरीदे हैं। उनकी प्राइस, देखो प्राइस यहाँ पे 600, 2000, 500 इस तरह से दे रखी है। इसका मतलब ये है कि एक की प्राइस, जैसे एक माउस की हम बात करें तो 600 रुपये का एक माउस है, तो 12 माउस कितने के होंगे, तो हमें यहाँ पे उसका टोटल अमाउंट निकालना है कि 12 ही माउस की क्वांटिटी, यानी जो 12 माउस हमने जो खरीदे हैं उनकी टोटल प्राइस कितनी होगी अगर एक माउस की प्राइस 600 रुपये है तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वल टू लगाएंगे, क्योंकि एक्सेल के फॉर्मूले जब भी यूज किए जाते हैं तो इक्वल टू लगाना कंपलसरी है। उसके बाद हमें यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है। प्रोडक्ट लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करना है। यहाँ पे आपको नीचे इस फॉर्मूले में कुछ हिंट मिलता है, नंबर 1, नंबर 2 और भी डोटेड दे रखे हैं, यानी आप कई सारे नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का हम प्रोडक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इक्वल टू किया, प्रोडक्ट लिखा। अब हमें इसमें एक सेल तो लेना है क्वांटिटी का, यानी माउस हमने 12 माउस जो खरीदे हैं उसका सेल एड्रेस ले लिया, और कॉमा लगाने के बाद उसकी एक की प्राइस कितनी है वो भी देनी होगी। तो एक की प्राइस 600 है, तो हमने क्वांटिटी और प्राइस दोनों सेल ले लिए हैं। इसको हमने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया। अगर एक की प्राइस 600 है तो 12 माउस की प्राइस हो गई 7200। तो ये इसका मल्टीप्लाई करके और इसने टोटल अमाउंट बता दिया हमें। प्रोडक्ट का फॉर्मूला इक्वल टू करके अगर हम ड्रॉप लिस्ट में से भी लेना चाहें तो यहाँ से भी डबल बार क्लिक करके हम ले सकते हैं। मॉनिटर की लेनी है, मॉनिटर 3 क्वांटिटी मॉनिटर की थी। एक मॉनिटर की प्राइस 2000 है, हमने 2000 प्राइस ले लिया और इसको क्लोज कर दिया, एंटर कर। अगर एक मॉनिटर की प्राइस 2000 है तो 3 मॉनिटर की प्राइस 6000 हो गई। एक तरीका और है, अगर हम किसी भी क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या दो डिजिट को हमें, दो वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो एक तरीका और है, इक्वल टू करना है फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। अगर आप प्रोडक्ट का फॉर्मूला नहीं लिखते हैं तो इसको फिर भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है मल्टीप्लाई के सिंबल से। हमें ये कीबोर्ड जो है, हमने 5 कीबोर्ड खरीदे, हमने ये सेल लिया, उसके बाद बीच में आपको मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है और फिर उसकी एक की प्राइस जो 500 है वो ले लेना है, देन एंटर। तो जब हमने 5 कीबोर्ड खरीदे हैं जो 500 रुपये की रेट में है, तो 5 कीबोर्ड टोटल कितने में हो जाएंगे, 2500 में। यानी एक की प्राइस 500 है तो 5 की प्राइस 2500 हो गई। एक और तरीका है, कई बार क्या होता है, जनरली आपके पास कोई वैल्यूज नहीं दे रखी है और आपको कोई चीज मल्टीप्लाई करना है तो भी हम कर सकते हैं। वैल्यूज को अभी तो हमने यहाँ से सेल एड्रेस लेते जा रहे थे और फिर मल्टीप्लाई कर रहे थे, यानी क्वांटिटी का सेल लिया, प्राइस का सेल लिया और हमने मल्टीप्लाई किया। अगर आपके पास वैल्यूज नहीं दे रखी है तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन करके आपको मैन्युअली नंबर डिजिट ऐड करते जाना है। अगर आप एक से ज़्यादा भी नंबर लेते हैं, जैसे हमने 45, 36, 2 हमने लिया है, तो इसको क्लोज करके एंटर कर दिया तो भी उसने उस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। चाहे तो आप सेल लेते हैं, चाहे आप मैन्युअली नंबर कोई भी डालते हैं तो भी वो फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पे अगर हमने एक सेल में अगर फॉर्मूला अप्लाई कर लिया है और अगर आप इसको ड्रैग करते हैं तो वही फॉर्मूला बाकी नंबर्स पे भी अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको ड्रैग किया तो देखिए सभी का टोटल अमाउंट बता दिया गया है और इन दोनों ही डिजिट को उसने मल्टीप्लाई कर लिया है। एक्सेल में अगर हम किसी एक सेल में, अगर स्टार्टिंग फर्स्ट सेल में हम कोई फार्मूला ऐड करते हैं और वही फार्मूला हमें बाकी दूसरे नंबर पे भी अप्लाई करना है तो हम ड्रैग करके वही फार्मूला
दूसरे पे कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट को यूज करते हुए हम टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं, चाहे क्वांटिटी कितनी भी हो, चाहे प्राइस कोई भी हो। हम कोई भी कैलकुलेशन अगर करना चाहें तो प्रोडक्ट के फॉर्मूले से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं।